हेलो बच्चों, आप सबका एक बार वापस से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर टैगोर एजुकेशन पॉइंट में। तो हमने फिजिक्स के अंदर कंटिन्यू कर रहे थे लेक्चर को। तो फिजिक्स में हमने हिंदी मीडियम के अंदर आवेशों के बारे में देखा था। पिछली बार की स्थिर वैद्युतिकी बेसिक होती क्या है उसके बारे में चर्चा की थी, और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश किसे कहते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज उसी टॉपिक को अपन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और आज जो है वो वापस से आवेशों के बारे में ही बात की जाएगी, लेकिन आवेशों से संबंधित कुछ बेसिक जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हेडिंग के अंदर आपको दिख ही रहा है, आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि फैक्ट्स बेसिकली क्या क्या है, उन फैक्ट्स के बारे में अपने समझेंगे। और ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है उनको मैं बारीकी से समझा रहा हूं। आपको वापस से रिमाइंड करवा दूं कि आपके पास में पेन और कॉपी होनी चाहिए, जिसके अंदर की मैं जो जो बातें यहाँ पे समझा रहा हूं वो आप नोट करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना वीडियो, और टॉपिक के अंदर पॉइंट वाइज अपन इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट अपना क्या कह रहा है कि आवेश एक अदिश राशि है। देखो, दो तरीके की फिजिक्स के अंदर राशियां बताई जाती है, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। अदिश राशि किसे बोलते हैं? अदिश राशि वो होती है, इसको मैं अलग से यहां पे लिख रहा हूं, अदिश और सदिश। ये तुम लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ते हो। तो अदिश राशियां वे होती है जिनको दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, बिना दिशा के भी आप इसको बता सकते हो। वो कौन सी राशियां होती है? अदिश राशियां होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कोई दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी जगह पे 2 किलोग्राम का वजन पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर आई कैप जे कैप कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी तरीके से आवेश भी बच्चों कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। और दूसरी होती है सदिश, जो कि इस टॉपिक के अंदर नहीं है, लेकिन जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैं बता ही रहा हूं कि अदिश राशियां वो होती है जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसी प्रकार की कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से सदिश राशियां वे होती है जिनको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा सहित बताई जाती है। जैसे कि मैंने लिख लिया, किसी जगह का वेग वेलोसिटी 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। मतलब जो कण है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड से आई कैप का बच्चों मतलब क्या होता है? एक्स दिशा के अंदर गतिमान है। तो सदिश राशियां वो होती है जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां वो होती है जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पे हमारी जो आवेश है वो एक भौतिक राशि है। और भौतिक राशि किस तरीके से बनाई जाएगी? तो वो भौतिक राशि अदिश रूप में बताई जाएगी। तो आवेश कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है, और जिसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। भाई, द्रव्यमान जैसे बताते हो, द्रव्यमान को कैसे बताते हैं? एम से बताते हैं। वेग को किससे बताते हैं? वी से बताते हैं। ठीक उसी तरीके से जब भी कभी पूरी स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युतिकी के बाद में भी जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिक के अंदर जहां पे भी आवेश के बारे में बात होगी, तो वहां पे आवेश को बताने के लिए जो अपन सिंबल काम में लेंगे, जो अपन प्रतीक काम में लेंगे, वो या तो कैपिटल क्यू होगा बच्चों, या फिर स्मॉल क्यू होगा। क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा था कि आवेश एक अदिश राशि है जिसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भौतिक राशि है आवेश, तो इसका कोई मात्रक भी होगा। और मात्रकों के अंदर अपने को पता है कि सबसे जो पॉपुलर या जो प्रचलित मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और याद रखिएगा कि आवेशों का ऐसा ही मात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो मात्रक बताया गया वो याद रखना कूलम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसका एक नियम भी आएगा, ये वैज्ञानिक का नाम है कूलम का नियम, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। खैर, अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि आवेश का अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अंदर, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अंदर जो इसका मात्रक बताया गया है वो कौन सा है बच्चों? कूलम। तो कूलम के अंदर लिया जाएगा आवेश। 2 कूलम है, 4 कूलम है, 10 कूलम है। तो कूलम जो है वो आवेश की एक मात्रक पद्धति है, और वो भी कौन सी? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या कह रहा है बच्चों कि आवेश जो कूलम का जो ये कूलम जो है आवेश का मात्रक है वो ठीक है, ऐसा ही मात्रक पद्धति है,
लेकिन जनरली जब भी अपन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर कूलाम की जगह पे कुछ छोटे मात्रक काम में लेने पड़ते हैं, क्योंकि कूलाम एक बड़ा मात्रक होता है। क्यों बड़ा मात्रक होता है वो न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें अपने को समझ में आएगा कि एक कूलाम कितना बड़ा आवेश होता है, जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी केवल इतना समझो कि कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है, और बड़ा मात्रक होने के कारण ही इसको छोटे मात्रकों में कन्वर्ट किया जाता है। और वो छोटे मात्रक कौन कौन से हैं बच्चों? माइक्रो कूलाम, जिसको अपन ग्रीक वर्ड म्यू सी से, सी फॉर कूलाम, और म्यू जो है वो इसका क्या है? माइक्रो के लिए काम में आया है। तो माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, एनसी, ध्यान रखना स्मॉल एन होना चाहिए, कैपिटल एन नहीं होना चाहिए। तो नैनो कूलाम और पीको कूलाम में लिया जाता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? कूलाम बताया जाएगा। लेकिन अगर छोटे मात्रक की बात करें तो छोटे मात्रक जो अपने बेसिक काम में आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे, वो माइक्रो कूलाम होगा, नैनो कूलाम होगा और पीको कूलाम होगा। अब इनके मतलब क्या क्या होता है वो समझो। तो एक माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम कितने के बराबर है बच्चों? 10 की घात -6 कूलाम के बराबर है। एक नैनो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम के बराबर होता है, और एक पीको कूलाम 10 की घात -12 कूलाम के बराबर होता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा काम में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल में लूं कि किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर, आवेश को Q से बता रहे, तो किसी वस्तु का जो आवेश है वो मान लीजिए 20 माइक्रो कूलाम है, ऐसे लिख लिया। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बच्चों यहां पे मैंने अभी क्या बताया, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, कूलाम तो पीछे रहेगा ही रहेगा, लेकिन माइक्रो का मतलब किससे है? 10 की घात -6 से। तो जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। तो माइक्रो का यहां पे हमने क्या लिख लिया? 10 की घात -6। इसी तरीके से मान लो एक और क्वेश्चन ले लिया जाए कि 100 नैनो कूलम। तो 100 नैनो कूलम को कैसे लिखोगे? तो 100 तो एज इट इज है ही। इसके अलावा नैनो का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 की घात -9। तो क्या लिखा जाएगा? 10 की घात -9 कूलम। तो जब भी कभी माइक्रो, नैनो और पीको लिखा हुआ आता है तो जरूरी है कि माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 से समझा जाए, नैनो का मतलब 10 की घात -9 से समझा जाए, और पीको का मतलब 10 की घात -12 से समझा जाए। तो ये इसके कन्वर्जन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटे मात्रकों में परिवर्तित करने के लिए ये और छोटे छोटे मात्रक इसके बनाए गए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, देखो यहां पे आवेशों के बारे में, मात्रकों के बारे में बड़ी सावधानी से देखना इन चीजों को, कि अगर पूछा जाए ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक कौन सा बताओगे बच्चों? कूलम बताओगे। कूलम को और छोटे रूपों में किस में लिया जाता है? तो माइक्रो, नैनो, पीको में लिया जाता है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो याद रखना बच्चों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। कौन सा होता है बच्चों? फैराडे होता है। और एक फैराडे कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये वैज्ञानिक के नाम है माइकल फैराडे। इनके आगे नियम भी आएंगे, लेकिन अभी तुम्हें इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो क्या बताओगे बच्चों? फैराडे बताया जाएगा। ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो क्या बताओगे? कूलम बताओगे। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का 10 की घात -9, पीको का 10 की घात -12। और सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो क्या बताओगे? फैराडे। और फैराडे कितने के बराबर है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक की बात करें, या सीजीएस मात्रक, ठीक है ना। जैसे कि अपने को पता है एक एसआई मात्रक पद्धति होती है, एक एमकेएस मात्रक पद्धति होती है, सीजीएस होती है, एफपीएस होती है। ये 11th क्लास की चर्चा है। लेकिन यहां पे अपन ज्यादा 11th के बारे में बात नहीं करके प्योरली 12th के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो अभी इतना याद रखो कि सबसे छोटे मात्रक की बात करूं या सीजीएस मात्रक की बात करूं, तो याद रखना फ्रैंकलिन होता है। ये भी वैज्ञानिक के नाम पे आधारित है, और कई सारी बुक में इसी फ्रैंकलिन को ESU लिखा हुआ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, ठीक है ना। तो सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन या ESU होता है। फ्रैंकलिन भी कह सकते हो और ESU भी कह सकते हो। और एक फ्रैंकलिन या एक ESU कितने के बराबर होता है? तो वो वही डेटा रहने वाला 3.33 इंटू 10 की घात
10 कूलम के बराबर। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको मेमोराइज भी होने चाहिए और आपकी कॉपी में लिखे हुए भी होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो। तो अब बच्चों अपन आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हमने आवेशों के बारे में कि मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक, छोटा मात्रक, माइक्रो, नैनो, पिको, इनके क्या मतलब होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने के बाद अब अपना जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है आवेशों के गुण। तो देखो, आवेशों के कई सारे गुण होते हैं, कई प्रकार के गुण बोर्ड में पूछा भी जाता है। आवेशों के कोई 2 गुण लिखिए और इन 2 गुणों को समझिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कोई एक गुण के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण के गुण को समझिए। तो इस तरीके से इसके कई सारे गुण हैं। उन गुण के बारे में पहले इनकी हेडिंग के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से गुण इसके होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण आता है वो बहुत बेसिक सा है, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। बहुत बेसिक गुण है, नॉर्मल सी बात है, बहुत बेसिक लेक्चर में ये टॉपिक है, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। और आकर्षण प्रतिकर्षण का आवेशों के गुण क्या होता है उसको समझे तो पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि समान प्रकृति, या फिर कई बुक के अंदर इसको सजातीय, समान प्रकृति या सजातीय के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसको अपन नॉर्मली बोल सकते हैं विजातीय, जिनकी जाति अलग अलग होगी, तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बहुत ही टाइम पास सी डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई ऐसा विशेष नहीं है जो भी समझाया जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो नॉर्मल सी ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों, पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि आवेश के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लस आवेश और एक होता है बच्चों माइनस आवेश। इसको धनावेश बोलते हैं, इसको ऋणावेश बोलते हैं, माइनस और प्लस। क्यू तो अपन को पता ही है, आवेश के लिए एक सिंबल है। तो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए पहला आपका प्लस क्यू है और दूसरा आवेश भी प्लस है, तो ध्यान से देखो, दोनों का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो समान है। ये भी धनावेश और ये भी धनावेश। तो याद रखिएगा कि जब 2 धनावेशित आवेशों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से, फोर्स लगता है इनके बीच में, कूलम का फोर्स, जिसको अपन आगे जाके कहेंगे। तो 2 आवेश जो समान प्रकृति के, इसी तरीके से मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, एक माइनस है, दूसरा भी माइनस, तो इन दोनों की प्रकृति भी समान है, और इन दोनों की प्रकृति समान होने के कारण ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस क्यू आवेश है, एक क्या है बच्चों, प्लस क्यू आवेश, और एक है माइनस क्यू आवेश, तो याद रखिएगा प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को, मतलब इनके बीच में जो है वो आकर्षण का गुण रहेगा। समझ में आ रही है बच्चों? तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन कही गई है, यही आपको लिख के आनी है बोर्ड में कि मान लीजिए पूछ लिया गया आवेशों से संबंधित आकर्षण प्रतिकर्षण के गुण को समझिए, तो सिंपल सी बात लिख के आओगे कि इस गुण के अनुसार समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस दूसरा माइनस, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। तो ये जितना भी लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी या पहला गुण पढ़ने के बाद में अपन दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं, और दूसरे गुण की जो हेडिंग जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रही है, क्या है बच्चों, आवेश संरक्षण का गुण। बहुत ही सिंपल है, ये भी आकर्षण प्रतिकर्षण के जैसी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये भी। तो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी या ये गुण क्या कहता है उसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जरूर नोट कीजिएगा
क्या कह रही है ये डेफिनेशन कि इस गुण के अनुसार किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, वो कौन सा है? विलगित। इसको भी अभी समझेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगर तुम लोग बड़े ध्यान से देखो तो यहां से जो डेफिनेशन है अर्थात के बाद में, ये डेफिनेशन कुछ कुछ आप लोगों को ऊर्जा संरक्षण के जैसी दिख रही होगी। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वहां पे वर्ड आता है रूपांतरण, लेकिन यहां पे वर्ड आएगा स्थानांतरण। ऐसा क्यों, उसको भी समझ रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझो कि किसी निकाय, विलगित निकाय का क्या मतलब होता है। तो देखो बच्चों, आप उष्मागतिकी वाला 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको 3 तरीके के निकाय समझाए जाते हैं। पहला निकाय जो आपका होता है वो खुला निकाय होता है, दूसरा बंद निकाय होता है, तीसरा विलगित निकाय होता है। तो विलगित का बेसिक मतलब क्या हुआ कि वो जो निकाय है, जैसा भी हो सकता है, चालक वस्तु हो सकती है, अचालक वस्तु हो सकती है, उसके अंदर से न तो किसी वस्तु को बाहर निकाला जा सकता है, न ही इसके अंदर दिया जा सकता, मतलब इसको आइसोलेट कर दिया, मतलब प्रकृति से अलग कर दिया इसको। मतलब न तो इसको अंदर कुछ दिया जा सकता है और न ही इससे कुछ निकाला जा सकता है। तो इसे बोलते हैं विलगित निकाय। और विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब न तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, आवेशों के पीछे का कारण कौन होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। या तो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है या इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है। इलेक्ट्रॉन लेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे वर्ड आ रहा है विलगित। विलगित का मतलब क्या हुआ कि न तो इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं न ही इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। तो इसका आवेश न घटेगा न बढ़ेगा, एज इट इज रहेगा, मतलब संरक्षित रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम की बात करें तो सोडियम एक विलगित ले रहा हूं मैं, आयन नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना यहां पे विलगित। विलगित के अंदर क्या होगा बच्चों? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन जो है वो प्लस आवेश के साथ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव आवेश के साथ है। कुल योग करोगे तो 0 आएगा, मतलब पूरा आवेश संरक्षित है। मतलब सोडियम जो अगर विलगित रूप है इसका, ये कौन सा रूप है बच्चों? इसका विलगित रूप है। तो विलगित कंडीशन में न तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए न इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इसका आवेश टोटल संरक्षित है। मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की आवाजाही नहीं हुई। तो किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। और अगली डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण का दरअसल मतलब क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास में 2 पिंड है। 2 पिंड की अगर मैं बात करूं, एक विलगित निकाय ले रहा हूं। विलगित का मतलब इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है या न ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का नाम ए दे दिया, दूसरी वस्तु का नाम क्या दे दिया बच्चों? बी दे दिया। अगर मान लीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो यहां पे वर्ड रूपांतरण काम नहीं आएगा। रूपांतरण का मतलब तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो प्रोटॉन बन गया, नहीं होता। ऊर्जा का रूप बदलता है, आवेश स्थानांतरित होता है, तो वर्ड यहां पे याद रखना स्थानांतरण आएगा। तो इस पिंड से ये जो वस्तु ए है, इससे इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे प्लस आवेश आया और इस पर कौन सा आवेश आया बच्चों? माइनस, क्योंकि इस पे एक्सेस आ गया, ज्यादा अमाउंट में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और गया, एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो इसके ऊपर प्लस 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 3 बार प्लस आया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गए। और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए तो माइनस माइनस माइनस। लेकिन अगर पूरे इस निकाय को देखा जाए, ये कौन सा निकाय है बच्चों? विलगित निकाय। और विलगित निकाय जो है इसका टोटल आवेश संरक्षित है, मतलब आवेश कहीं दूसरी दुनिया में नहीं गया है, इसी निकाय के अंदर है, बस यहां से निकल के इधर गया है। बाकी अगर पूरे निकाय का आवेश देखें तो नेट आवेश कितना है बच्चों? 0 है। तो इसीलिए आवेश संरक्षण का गुण आपको क्या बताता है कि आवेश किसी भी विलगित निकाय का सदैव संरक्षित रहेगा। मतलब आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही आप इसको नष्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ट्रांसफर कर सकते हो, और जिससे ट्रांसफर होगा
इलेक्ट्रॉन जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव बनती जाएगी, जैसे वस्तु ए पॉजिटिव बनती जा रही है और वस्तु बी पे एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वस्तु कैसी बन रही है, नेगेटिव बन रही है। लेकिन अगर पूरे निकाय को देखूं तो नेट आवेश क्या है, 0। क्लियर है बच्चों? तो ये दूसरी डेफिनेशन है जिसको आप नोट कर लीजिए और इसको सही से समझिए। क्लियर है बच्चों?